158 का तो वो खुद कन्फेस कर चुका है। सेनेटर यूसुफ बलोच के कहने पर वजीर आला सिंध कायम अली शाह तालपुर से मिला, अपने खिलाफ हेड मनी खत्म करवाने का कहा, जो कि फरियाल तालपुर और आसिफ अली जरदारी के कहने पर खत्म कर दी गई। अली जैदी ने एक गैर जिम्मेदाराना हरकत की। उजैर बलोच को रेंजर्स ने अरेस्ट किया था। JIT एक होती है, सेवरल नहीं होती। 7 सिग्नेचर्स की ओरिजिनल JIT होम डिपार्टमेंट में मौजूद। भत्ता वसूल के लिए मुसल्ला ग्रुप बनाए जो कि भत्ता वसूल करते थे। भत्ता जा रहा है जरदारी के बहन को, भत्ता जा रहा है उजैर बलोच को। मैंने अवैस मुजफ्फर डब्बी को आसिफ जरदारी के लिए 14 शुगर मिलों पर कब्जे में मदद के लिए इस्तेमाल किया। मैं अक्सर कहता हूँ कि PTI के कुछ चवल वजीर है। चवल उसको कहते हैं जो चवलें मारता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, हम कैसा बदकिस्मत मुल्क हैं कि हमारे यहाँ हुकूमत भी ये कहती है कि माफियाज हुकूमत से ज्यादा ताकतवर हैं, हालांकि रियासत सबसे ताकतवर होती है और रियासत के सामने कोई माफिया नहीं होता। कोई जितना ही बड़ा माफिया क्यों ना हो, वो रियासत उसे हमेशा से उसके खिलाफ कार्रवाई करने में कामयाब रही है। रियासत के पास ताकत होती है, रियासत के पास कानून होता है, रियासत के पास हर वो चीज होती है जिसके जरिए जुल्म और जबर का खात्मा किया जा सकता है। लेकिन कितनी बदकिस्मती की बात है कि आपने अक्सर हुक्मरानों को यह कहते सुना होगा, हुक्मरान जमात ये कहती है, शुगर मिल माफिया की बात करती है, आटा स्मगलिंग की माफिया की बात करती है और ना जाने किस किस माफिया की बात करती है और दहशत गर्दों की बात करती है। हालांकि अगर रियासत जब तय कर लेती है तो रियासत के अंदर कोई भी माफिया नहीं रह सकता। किसी को यह जरूरत नहीं है कि वो अपने अपने इलाकों के अंदर अपनी दादागिरी करे या रसागिरी करे या वहां पे बैठकर कानून को अपने हाथ में ले। लेकिन आपने देखा 70 बरसों में हम अवाम को एक अजीबो गरीब धोखा देने में आज तक कामयाब रहे हैं। जब भी हुक्मरान कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, जब भी हुक्मरान कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, जब भी हुक्मरान इस मुल्क को एक मुकम्मल तौर पे एक ऐसा मुआशरा बनाने में कामयाब नहीं हो सकते कि जहां इंसाफ की फराहमी हर शख्स की दहलीज पर हो और कोई भी किसी का हक ना मार सके, किसी को नाहक कत्ल न कर सके और कोई भी इस मुल्क के कानून को ना तोड़ सके, तो फिर हम दलीलें ये बयान करते हैं कि माफियाज हुकूमत से ज्यादा ताकतवर हैं। माफियाज काम के रास्ते में रुकावट है, माफियाज काम नहीं करने देते। और आजकल की हुकूमत भी जो PTI की और उसके सपोर्टर्स जब ये बात कहते हैं कि माफियाज ने इमरान खान को काम करने से रोक दिया है, तो सच्ची बात है, बड़ी हंसी आती है और अफसोस भी होता है कि ये अवाम कितनी बेचारी और कितनी भोली है कि इसको ये कहकर कि माफियाज ने खान साहब को काम नहीं करने दिया या माफियाज इस वक्त बड़े बड़े ऐसे लोग जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए उसके रास्ते में रुकावट बने हुए हैं, तो फिर हुकूमत और रियासत की क्या जिम्मेदारी रह जाती है। उजैर बलोच एक बड़ा नाम, कराची में एक खौफ की अलामत बना। लियारी का रहने वाला उजैर बलोच खबरों की जीनत बना। बड़े बड़े मुकदमात में उसका नाम लिया जाता रहा, फिर उसकी गिरफ्तारी भी हुई और जब उसकी गिरफ्तारी हुई उस पर भी कई सवालात उठे। क्या दुबई से गिरफ्तार किया गया या पाकिस्तान से ही उसे गिरफ्तार किया गया? कहा जाता है कि 30 जनवरी 2016 को सिंध रेंजर ने पीपल्स अमन कमेटी के सरबराह उजैर बलोच को कराची के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। उसका बाकायदा ऐलान गिरफ्तारी का आर्मी के शोबा तल्लुकात आमा ISPR ने एक ट्वीट के जरिए किया गया था कि इंटेलिजेंस एजेंसियों की मालूमात के मुताबिक उसे गिरफ्तार किया गया और उसे तहवील में लिया गया। 3 साल बाद इंसाफ दहशत गर्दी की अदालत में इसका मुकदमात पेश किए गए और उनका ट्रायल का आगाज किया गया। JIT बनी और JIT के हवाले से कहा गया कि JIT मंजर आम पर आएगी तो बहुत से नाम आएंगे और खास तौर पे पीपल्स पार्टी तनकीद का निशाना बनी कि उजैर बलोच के ताल्लुकात पीपल्स पार्टी के साथ थे। पीपल्स पार्टी उन्हें इस्तेमाल करती रही। जुल्फकार मिर्जा से लेकर कई नाम सामने आए, फरियाल तारपुर का नाम आया और यह कहा गया कि इन बहुत से नामों के सामने आने का इम्कान भी है जो उजैर बलोच को इस्तेमाल करते रहे। उजैर बलोच का अपना मौकफ सामने आया। उन्होंने कहा कि जो भी उनके हवाले से कहा गया वो दुरुस्त नहीं है। उनकी एहलिया का भी एक हमने इंटरव्यू किया था जिसपे उन्होंने बहुत से ऐसे इंकशाफात किए थे कि उनकी गिरफ्तारी किस तरीके से अमल में लाई गई। फिर जो उनके साथ पार्टीज की बात की जाती है, मुख्तलिफ पार्टीज भी उनसे राब्ते में रही, तो गोया बहुत सी पार्टियां उनको अपने साथ शामिल कराना चाहती थी। लियारी की सियासत बड़ी मुख्तलिफ सियासत रही है। लियारी के बारे में हमेशा ये कहा जाता रहा है कि वहाँ शायद कानून की हुक्मरानी उस तरीके से नहीं रही जिस तरीके से मुल्क के दीगर हिस्सों में होती रही है। क्या शहर कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, ये मुमकिन है कि उसके शहर के अंदर एक इलाके में एक ऐसा इलाका कि जहां कानून नाम की कोई चीज ना हो, जहां यह कहा जाए कि वहां पुलिस भी दाखिल नहीं हो सकती, रेंजर भी दाखिल नहीं हो सकती,
और अगर रेंजर्स भी दाखिल होती है तो उसके लिए भी मुश्किलात हैं। क्या ये कैसे मुमकिन है कि किसी हुकूमती सरपरस्ती, किसी ऐसी सरपरस्ती के बगैर कोई एक गढ़ ऐसा बनाया जा सके जहां रियासती रेट ना हो? जब ये बात की जाती है पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान के जनूबी पंजाब के बाज़ इलाकों की, बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों की, सिंध के बाज़ इलाकों की, जब रियासत ने चाहा, जब हुकूमत ने चाहा, वहां हुकूमती रिट कायम करना, वो रिट कायम हो गई। लेकिन हम हीले बहाने तलाश करके अपनी कारकर्दगी को हमेशा से छुपाने के आदी रहे हैं। GIT रिपोर्ट के हवाले से कहा जाता रहा ये मंजर आम पर आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी, पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगे। अली जैदी साहब ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोला, वफाकी वजीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने कहा कि GIT उनको एक लिफाफे में डाल के उनके घर को छोड़ गया। फिर उसके बाद यह कहा जाने लगा जो पीपल्स पार्टी की GIT है वो उसमें से बहुत से सफ़े जो है मुख्तलिफ हैं, जो अली जैदी साहब उसको मंजर आम पर लाए GIT रिपोर्ट को। GIT वो होती है जो अपनी सिफारिशात इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को देती है, जो उसमें शामिल करे न करे और उसी बिना पे मुकदमात आगे चलाए जा सके। अब सवाल ये उठता है कि जो GIT के मुख्तलिफ GITs अब इस वक्त जेर गर्दश हैं, जो मीडिया में जेर बहस हैं, उसमें फ़र्क क्या है, कानूनी हैसियत क्या है, और जो GIT रिपोर्ट्स हैं क्या वाकई पीपल्स पार्टी इसमें जिम्मेदार है उस GIT में रद्दोबदल की? अली जैदी साहब की GIT रिपोर्ट जो मंजर आम पर लाएगी वो दुरुस्त है। और फिर जो उज़ैर बलोच साहब बार बार कहते रहे, उनकी जो एहलिया के इंटरव्यू में चाहूंगा साथ साथ आप भी वो भी सुने, जो माजी में किया गया जब उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। बहुत सा लंबा तफसीरी इंटरव्यू था, लेकिन आप जरा सुनिएगा कि वो क्या कहा करते थे। पीपल्स पार्टी के हवाले से कहा जाता है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ थे, लेकिन पीपल्स पार्टी से भी उनकी लड़ाई रही। अवैस मुजफ्फर टप्पी एक बड़ा नाम सियासत का, आसिफ अली ज़रदारी साहब के हवाले से आप भी उसे जानते हैं। अवैस टप्पी के हवाले से उज़ैर बलोच साहब की एहलिया ने उस इंटरव्यू में क्या कहा था कि इलेक्शन लड़ने पे पीपल्स पार्टी के साथ उनके क्या मामला थे, जरा ये सुनिएगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हमारे साथ नबील गबोल साहब, पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान और ख़ासतौर पर लियारी और कराची का एक बड़ा नाम, इस पूरी सियासत को पिछले जो कई दहाइयों के दरमियान में होती रही, इसको बड़ी क्लोजली वॉच भी करते हैं, देखते भी हैं, खुद बारहा रुकन असम्बली मुंतखब भी हुए। उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उस सारी सूरत हाल को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सुनिएगा तो उज़ैर बलोच ने पीपल्स पार्टी के हवाले से अवैस टप्पी के इलेक्शन लड़ने के हवाले से क्या कहा था। गर्दिश कर रही है खबर, ये भी गर्दिश कर रही है कि उन्होंने अवैस मुजफ्फर टप्पी को इलेक्शन में नहीं लड़ने दिया लियारी से, जिसकी वजह से वहां से लड़ाई शुरू होगी पीपल्स पार्टी के साथ उनकी। क्या आपको लगता है कि लड़ाई का आगाज वहीं से हुआ? इस बारे में मैं कुछ कह भी नहीं सकती कि इस लड़ाई के आगाज क्या हुआ और कहां से शुरू हुआ, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, इतना मैं जानती हूँ, उसने कहा था कि हमें ऐसे कोई MPs हो जो यहाँ लियारी में रहते हों, जो यहाँ के लियारी वालों के दुख दर्द को समझते हों, जो लियारी से जो है बाहर ना हो। अगर लियारी वालों को खुदा न ख्वास्ता कुछ तकलीफ हुआ तो अवाम की खिदमत के लिए वो आगे हों। इसीलिए उसने अपने इलाके के जो लोगों को मुंतकिब के, उज़ैर नहीं, लियारी के अवाम ने उन्हें मुंतकिब किया कि हमें जो है लियारी के ही बंदे चाहिए MNA MPs के लिए। यहाँ के जो पहले जो MNA MPA थे, यहाँ अंडा तो वो लियारी, दाना तो वो लियारी में खाते थे, लेकिन अंडा देने वो दूसरे जगह जाते थे। हर रोज टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखते हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के बयानात आते हैं, उज़ैर बलोच की मजम्मत की जाती है, माफियाज करार दिया जाता है, फिर यह कहा जाता है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी ही इसकी जिम्मेदार है और पीपल्स पार्टी की उन्हें सरपरस्ती रही थी। जबकि हमने जब उनकी एहलिया से यह पूछा कि क्या सिर्फ पीपल्स पार्टी ही उज़ैर बलोच को सपोर्ट करती रही, तो उन्होंने एक मुख्तलिफ ख्यालात का इजहार किया था। जरा यह भी सुनिएगा कि वो सियासी जमातें जो आज बढ़ चढ़कर बयानबाजी कर रही हैं, अली जैदी साहब की रिपोर्ट सामने आने के बाद उनकी GIT और बाकी जो उनके हवाले से इंकशाफात सामने, उसके बाद से क्या कुछ कहती रही हैं। लेकिन ये खबरें उस वक्त भी मौजूद थी जब उज़ैर बलोच गिरफ्तार नहीं हुए थे कि बहुत सी जमातें चाहती थी उन्हें अपने साथ मिला लें। अगर इतना बड़ा गैंगस्टर था, इतना बड़ा डिकेट था, इतना बड़ा कातिल था, और अगर इतना बड़ा कराची के अंदर वो दहशत की अलामत था, तो फिर वो जमातें जो आज इवन हुकूमत के अंदर हैं उन्हें अपने साथ मिलाने की बात क्यों करती रही। जरा ये भी सुनिएगा उज़ैर बलोच की एहलिया ने सियासी जमातों की ऑफर के बारे में क्या कहा था। पीपल्स पार्टी के कुछ लोग इस दौरान आपसे राब्ते में आए या आपके घर पे आए आपसे बातचीत करने के लिए? जी नहीं, कोई भी नहीं आया। उससे पहले कौन कौन से लोग उनके साथ राब्ते में थे जो आपने बात की कि जो उनको आपको भाभी कहते थे, उज़ैर बलोच को भाई कहते थे? आज को बहुत से लोग इनकारी हैं इस बात से। आज भी वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह ने कहा कि उनका पीपल्स पार्टी से भी कोई ताल्लुक नहीं था, और बहुत से रहनुमा ये कहते हैं
कि पीपल्स पार्टी से उनका ना कोई ताल्लुक था, ना वो पीपल्स पार्टी के कारकुन थे? अच्छा, अगर पीपल्स पार्टी के साथ उनका कुछ ताल्लुक था ही नहीं और पीपल्स पार्टी के कारकुन थे ही नहीं, तो फिर ये कायम अली शाह साहब और इनके जो विजरा हैं, बाकी जिसके नाम जो मैंने कल बताए थे, ये शर्जील मेमन साहब, ये सईद गनी साहब, ये सब लोग इनके पास क्यों आते थे? अगर हुजैर बलोच दहशतगर्द था तो ये जो है, ये तो पाकिस्तान गवर्नमेंट के विजरा थे ना, तो ये लोग क्यों, पार्टी के लोग थे, यहाँ पर क्यों उजैर से मिलने आए थे? और उन्होंने क्यों उजैर को ऑफर किया था कि उजैर पीपल्स पार्टी में शमूलियत करे? उजैर तो शुरू से ही, उजैर के वालिद साहब पीपल्स पार्टी के कारकुन थे और उजैर साहब के, उजैर बलोच के जो है वालिद साहब ने पीपी को जो है, पीपी के दौर में, भुट्टो के दौर, मतलब मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो को उसने अपना बहन कहा था, उसके वालिद साहब ने। और हम अब भी मानते हैं पीपल्स पार्टी, क्योंकि मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो की हम लोग बहुत इज्जत और एहतराम करते हैं। उसके नाम पे कितने सारे लियारी के लोग जो है शहीद हुए, क्योंकि मोहतरमा बहुत ही अच्छी थी। हमने मोहतरमा बेनजीर के लिए उजैर ने तो कई बार, उजैर को तो कई ऑफर आए थे, कई सियासी जमात से इसको जो है इस बात के लिए कहा गया था कि आप इसमें शमूलियत कर ले, लेकिन उजैर बलोच ने कहा कि नहीं, मैं पीपी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने जो है शुरू से ही पीपी ज्वाइन किया और मैं भी पीपी का ही कारकुन बना। उजैर बलोच की यानी कि इंटरव्यू के मुख्तलिफ हिस्से आपको मजीद प्रोग्राम में दिखाएंगे, लेकिन नबील गबोल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनका एहतराम भी हमें मलूज़ खातर है, उनको वेट भी करना पड़ा इस प्रोग्राम के इन इंटरव्यूज़ के हिस्से को दिखाते हुए। नबील गबोल साहब, आपका बहुत शुक्रिया और मैं आपसे मदद चाहूँगा कि आपने इंतज़ार भी किया और ये इंटरव्यूज़ के हिस्से भी सुने। नबील गबोल साहब, GIT की अली ज़ैदी साहब की रिपोर्ट मंजर आम पर लाने के बाद जो वो खुद लेके आ गए, लिफाफे में उनको मिली, उसके बाद एक हंगामा सा खड़ा हो गया है। GIT हुकूमत सिंध की भी है, अली ज़ैदी साहब भी मंजर आम पर लाए। उजैर बलोच के हवाले से जो सियासी जमातें हैं, ख़ासतौर पर आप कराची और लियारी को बड़े, आपका हल्का भी है, सारी चीज़ें आप देखते हैं, GIT जो ज़ैदी साहब ने मंजर आम पर लाया, जो पीपल्स पार्टी कह रही है, जो उनकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, इसमें तजाद कहाँ पे है? और ख़ास तौर पे जब सारी जमातें उजैर बलोच को साथ मिलाना चाहती थी, इसमें कोई शक भी नहीं है कि उन पर जो इल्ज़ामात हैं कहीं ना कहीं उसमें सदाकत हो सकती है। अगर बगैर किसी हेल्प के, बगैर किसी सपोर्ट के, क्या कोई बंदा इतना बड़ा गैंगस्टर बन सकता है? देखिए, मेरे ख्याल में इन सारे सवालों का जवाब आपको भी पता है और बहुत 3-4 दिन से हर चैनल में ये खबरें चल रही है। जहाँ तक GIT का हवाला है, मैं समझता हूँ ये अली ज़ैदी ने जिस दिन GIT लहराया था असेंबली के अंदर, वो GIT के बाद फिर पीपल्स पार्टी ने जब GIT पेश किया, उसमें 7 के 7 मेंबर्स के सिग्नेचर थे। ठीक है। अच्छा, हमने समझा, खासकर मैंने समझा, मैंने कहा कि कहीं अली ज़ैदी के पास कोई ऐसा GIT हाथ आया है जो वो एक वफाकी वजीर की हैसियत से कौमी असेंबली में भी लहरा रहा था। तो मैं बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहा था कि जब अली ज़ैदी ने कहा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी चीजें खोल दूंगा, बताऊंगा, हकीकत बयान करूंगा। ठीक है। लेकिन खुदा पाड़ निकला चूहा, उसने वही बात की, उसने वही GIT दिखाया जिसमें 2 मेंबर्स के सिग्नेचर नहीं, यानी नामुकम्मल GIT थी जिसमें सिर्फ 5 मेंबर्स के सिग्नेचर थे। अब आप मुझे बताएं मलिक साहब, आपने भी मैट्रिक किया है, मैंने भी मैट्रिक किया है, सर्टिफिकेट तो वही ऑथेंटिक होता है ना जिसपे कंट्रोलर का साइन होता है। अगर आप कहते मैं मैट्रिक पास हुआ और कंट्रोलर का साइन ही नहीं हुआ तो फिर आप मैट्रिक पास नहीं हुए। तो मैं समझता हूँ कि एक अली ज़ैदी की ये गलती, यानी एक नाबालिग हरकत करना, दूसरी जो है उसने ये गलती कर दी कि उसने अपने GDA के मेंबर को सपोर्ट करने के लिए, डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा को सपोर्ट करने के लिए उसने कह दिया कि वो तो मर्द हुर था और वो मेरा हीरो है और वो खड़ा रहा और ये। ओ भाई, असल बर्बादी लाने वाला तो वही शख्स था। जुल्फिकार मिर्जा ने ही उजैर बलोच को इतना पावरफुल बनाया कि वो पूरी कराची में जो है उसके कहने पर SHOs लगते थे, न सिर्फ लियारी में, पूरी कराची में बत्ता जो है उसके जुल्फिकार मिर्जा के पावर के वजह से एज अ होम मिनिस्टर वो इतना पावरफुल हो गया था कि DIG तक उसने जो है पोस्टिंग की थी। DIGों की भी पोस्टिंग उजैर बलोच के रिकमेंडेशन होते थे। अजहर पप्पू जो था, पप्पू को जो पकड़ाया
वो भी पुलिस ने पकड़ के इसके हवाले किया। एसएचओज ने, थाने के एसएचओज ने पकड़ के पप्पू को इसके हवाले किया, जिसके बाद उसने उसको कत्ल करके सर तन से जुदा करके गटर में फेंक दिया जलाकर। तो ये बातें कहना कि जी डॉक्टर फहमीदा मिर्जा आ रही हैं और कह रही जी मेरा मियाँ का कोई कसूर नहीं हो, तो 2011 में वापस चले गए थे, रिजाइन कर गए थे, तो उन्होंने उसको इतना पावरफुल कर दिया था कि उसके बाद तो देखे ना, उसको जरूरत ही नहीं थी उज़ैर बलोच को किसी की। तो ये सारी हकीकत है, आपको भी पता है, आपने भी इंटरव्यू किया। नबील गबोल साहब, उज़ैर बलोच पे इल्जाम है कि नस्ल परस्ती के तहत उन्होंने कत्ल व गारतगरी की, अपने मुखालिफ को जो है उनको कत्ल किया। आपको याद होगा डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा ने कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बड़े उन्होंने दबंग अंदाज में कहा था कि हाँ मैंने असला दिया, मैंने लाइसेंस दिए मुकाबला करने के लिए, उन लोगों का मुकाबला करने के लिए जो उज़ैर बलोच या पीपल्स अमन कमेटी के मुखालफिन हैं, जो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैंने लाइसेंस दिए, जारी किए। वो तो खुद उसने बोला है ना, ये तो बात, जो बात उसने बोला है, या मैंने देखे 2016 में मैं पीपल्स पार्टी में नहीं था, मैंने नाराजगी की वजह से 2013 में पीपल्स पार्टी छोड़ दिया था। मैंने 2016 में जो बातें की हैं, आज अगर मैं बोलूं नहीं वो बातें मैंने जो है नहीं की हैं या मैं उस बात पे स्टैंड नहीं करता हूं, तो फिर आवाम जो है मुझे गालियां ही देगी। तो जो बातें की है इससे जुल्फ़िकार मिर्जा में, वो तो रिकॉर्ड में मौजूद है, किस तरीके से रहमान को मारा, और खुद इसने कहा रहमान को मैंने मारा है, मुझसे गलती हुई। और ये बात जो है उज़ैर ने किस तरीके से इंफॉर्मेशन दिया रहमान के हवाले से जुल्फ़िकार मिर्जा को कि रहमान जो है वो ग्वादर गया हुआ है और इस रास्ते से आएगा और ये फिलां गाड़ी है, फिलां नंबर प्लेट है। ये तो दुनिया को ये सारी बातें पता है। तो फहमीदा मिर्जा ने जो कोशिश की अपने मियाँ को बचाने के लिए, काश अपने मियाँ को उस वक्त रोकती जब वो स्पीकर थी, जब इनका मियाँ जो है होम मिनिस्टर था, काश उस वक्त रोकती। मैंने कितना कोशिश किया उसको रोकने का, लेकिन वो नहीं रुका और उससे पूरे लियारी को और कराची को बर्बाद किया। नबील गबोल साहब, रहमान डिकेट की आपने बात की, उज़ैर बलोच की अहलिया ने यह भी एक इल्जाम आयद किया था कि आपको और पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया था रहमान डिकेट ने। जरा मैं उनका वो इल्जाम भी आपको सुना दूं ताकि उस पर भी आपका मौकफ आ जाए। एक सवाल किया जाता है अक्सर, मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, जो एक रहमान डिकेट के हवाले से कि उनको जानशीन मुकर्रर किया गया उज़ैर बलोच को, उनके बाद तो उससे लोगों को एक तासर मिलता है कि अगर इस किस्म के अगर लोग थे तो उनका जानशीन जब इनको बनाया गया तो सवाल उठते हैं उनके हवाले से। कौन कहता है कि रहमान के जानशीन उज़ैर थे? ये बिल्कुल गलत बात है, ये गलत बात है। अब्दुल रहमान जो मतलब थे वो भी पीपी के साथ थे, उसने पीपी के लिए कितने, अब देखो जब अगर पहले वो था कुछ वो अलग सी बात है, लेकिन बाद में उसमें बहुत सी तब्दीलियां आ गई थी अब्दुल रहमान में। वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने पीपल्स पार्टी वालों का साथ दिया, उन्होंने पीपल्स पार्टी वालों को जो है वोट दिलवाए, वो भी उन्होंने उनकी वजह से जब नबील गबोल यहाँ से, नबील गबोल को तो उसने नबील गबोल ही जीती थे उसके उस दौर में, बाद में नबील गबोल ने इसको छोड़ दिया। नबील गबोल को यहाँ पर कभी अवाम जो पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब्दुल रहमान की वजह से अवाम ने जो है न जाने उनके और दोनों के बीच क्या डील हुई थी, तो जो है इन दोनों का ये फिर से हो गया। ये मतलब नबील गबोल यहाँ से एमएनए जीते, जब नबील गबोल यहाँ से उससे धोखा किया गया, उसे मार दिया गया। नबील गबोल साहब, रहमान के हवाले से जो कहा जाता है कि रहमान ने अभी जो मोहतरमा भी कहा था उन्होंने अपने इंटरव्यू में कि आपको सपोर्ट की, लियारी में ये जुरैन पेशा अफराद की सपोर्ट पॉलिटिकल पार्टीज को और पॉलिटिकल लोगों को होना, क्या आप समझते नहीं है कि इसी से जुरैन पेशा अफराद को तकवीत मिली? देखिए, अव्वल तो उज़ैर की जो ये वाइफ ने आपके सामने जो बैठी है, मतलब आप थे पता नहीं थे वहां पर उन दिनों में, मुझे याद है मुझे इनके रिश्तेदारों ने कहा था कि ये उज़ैर की वाइफ नहीं है बल्कि उसकी साली है। बहरहाल पता नहीं वही क्योंकि वो पर्दे में थी, लेकिन इन्होंने जो बातें की है उज़ैर के हवाले से कि उज़ैर पीपल्स पार्टी का था। मैं आपको बताऊं 2001 में बल्दियाती इलेक्शन हुए थे नाज़िम का, तो 2001 में नाज़िम का जब बल्दियाती इलेक्शन हुए थे तो मैंने खड़ा किया था वहां से पीपल्स पार्टी का हबीब हसन को खड़ा किया था उसके सामने, उज़ैर के सामने, और उज़ैर जो है वो आजाद इलेक्शन लड़ा था और बुरी तरह हारा है, पीपल्स पार्टी के सामने हारा है। उज़ैर के वालिद जरूर मेरे चाचा अब्दुल सत्तार गबोल जब एमएनए थे और वफाकी वजीर थे,
उस जमाने में वो वर्कर थे मेरे चाचा के भी, लेकिन बात ये वो कभी ओहदेदार नहीं थे या कोई किसी ओहदे पे नहीं थे। जहां तक रहमान का सवाल है, रहमान और उसके खानदान बिल्कुल पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते। देखे उस वक्त लियारी 100% पीपल्स पार्टी का गढ़ था। लियारी में जितने लोग रहने वाले थे वो शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा से बहुत मोहब्बत करते थे, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब से बहुत मोहब्बत करते थे। उनमें अच्छे लोग भी थे, उनमें क्रिमिनल लोग भी थे, बिल्कुल करते थे। लेकिन हम जब इलेक्शन लड़ते थे तो हमारे सामने कोई खड़ा नहीं होता था और एक वे ट्रैफिक होता था। तो ये कहना कि जी क्रिमिनल्स जिताता था या क्रिमिनल ने जिताया, क्रिमिनल्स ने बिल्कुल जिताया 2013 के इलेक्शन में उन लोगों को जिन्होंने हल्फ उठाया था, उनको बिल्कुल जिताया। लेकिन उससे पहले, उज़ैर से पहले रहमान भी इतना ताकतवर नहीं था। रहमान के पास सिर्फ एक इलाका था, कलाकोट। उज़ैर के पास तो पूरा एक, उसने लियारी को वजीरिस्तान बना दिया था, जिसमें हर एक इलाके में उसके कमांडर थे और वो कमांडर जो थे पूरी लियारी को देखते थे और उसको बत्ता इकट्ठा करके देते थे। तो रहमान में और उज़ैर में बहुत फर्क था। नबील कबोल साहब, आप वहाँ बारहा मुंतखब हुए, अवाम ने आपके ऊपर एतमाद का इजहार किया, आप समेत पीपल्स पार्टी की क़यादत हो, कराची से मुंतखब होने वाले। लियारी कराची का पाकिस्तान का बड़ा शहर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, क्या वहाँ ऐसा मुमकिन है कि वहाँ कानून की हुक्मरानी ना हो, वहाँ ऐसे गैंगस्टर आ जाएं और वहाँ पूरे इलाके में कब्जा कर लिया जाए, पुलिस ना दाखिल हो सकती हो बगैर किसी सपोर्ट के? क्या मुमकिन है? और आप लोग भी जराइम पेशा अफराद से लियारी को खाली ना करा सके, किसकी नाकामी? मैं पहले कह चुका हूं कि जब रहमान मारा गया उसके बाद उज़ैर को सरबराह बनाया गया पीपल्स अर्बन कमेटी का जुल्फिकार मिर्जा की तरफ से। ठीक है। और उसके बाद जो है मैंने वहां पर अपने, क्योंकि मैं मिनिस्टर भी था, तो मैंने अपने इलाके में डीएसपी सर्वर कमांडो को लगाया, जो कि बड़ा मशहूर थे क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई करने में। उस एक डीएसपी ने उज़ैर को इतना प्रेशराइज कर दिया था कि डर के मारे उज़ैर को मैंने वार्निंग दी कि भाई अपने असले जमा करो, और उज़ैर को कहा कि सरेंडर करो। और उज़ैर सरेंडर होने के लिए तैयार हो गया अपने अपनी टीम के साथ। लेकिन क्या हुआ कि उज़ैर के जो वो थे रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको मैं लेकर गया, जुल्फिकार मिर्जा चूंकि होम मिनिस्टर थे, और मैंने होम मिनिस्टर को कहा कि भाई ये सरेंडर होने के लिए तैयार है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम रखें, ये सरेंडर होने के लिए तैयार है। जुल्फिकार मिर्जा ने उनको कहा ठीक है मैं बात करता हूं, और अलग से फिर उनको बुला के कहा कि भाई आप लोग सरेंडर मत होना, आप लोग मेरे लिए काम करो, नबील कबूल की बातों में ना आना। तो ये मकसद हमने तो कोशिश बहुत की, लेकिन जब किसी को, अगर किसी होम मिनिस्टर का सपोर्ट किसी एक क्रिमिनल को मिल जाता है, तो वो क्रिमिनल जो होता है वो फिर फ्री फॉर ऑल, मतलब उसको तो फुल पावर्स मिल जाते हैं, वो किसी की नहीं सुनता है, और वो जो अपने मर्जी के एसएचओज लगवा सकता है, अपने मर्जी के टीपीओ लगवा सकता है, तो उसको कौन रोकेगा? जाहिर है उसको इतना पावर मिल गया था होम मिनिस्टर की तरफ से। तो ये तो सबको पता है कि जुल्फिकार मिर्जा जो इनको अपना बच्चा, अपने बच्चे कहता है, आप भुगते अपने बच्चों की करतूतें। नबील कबूल साहब, पीपल्स पार्टी की इस वक्त सिंध में हुकूमत है, बिला शिरकत गैर पीपल्स पार्टी वहाँ काफ़ी अरसे से राज कर रही है। जुल्फिकार मिर्जा साहब पीपल्स पार्टी से अलग हो चुके हैं। इन हालात में जब अब JIT भी सामने आ रही है, रिपोर्ट्स मंजर यहाँ पर आ रही हैं, क्या पीपल्स पार्टी, अगर जुल्फिकार मिर्जा पे ये सारे इल्जामात लगते हैं कि उन्होंने इसको सपोर्ट किया, वहाँ अपने बच्चे का असला देने की बात की, पीपल्स पार्टी क्यों रिलेक्टेंट है जुल्फिकार मिर्जा के खिलाफ कार्रवाई करने में? जुल्फिकार मिर्जा इस वक्त वफाकी हुकूमत के एलाइज हैं, GDA के एलाइज हैं, और अली जैदी के हीरो हैं, और उनकी वाइफ जो है वो वफाकी वजीर है। तो मुझे बताएं, इस सारे सवाल का आपका जवाब यही है कि उसने इलेक्शन लड़ा, और वो जो कह रहा था मैं इतना पॉपुलर हूँ, वो इलेक्शन हारा पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के सामने। किस तरीके से उनकी वाइफ जो है वो बाद में उनको 500 वोट से जिताया गया, ये बातें सबके सामने है। मैं समझता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई करने वाले अगर किसी को बुलाकर उसकी इंट्रोगेशन करते हैं, जो कि JIT रिपोर्ट्स में भी उनके जिक्र है, और कानूनी कार्रवाई करने वाले इदारे जो है फिर उनको छोड़ भी देते हैं, तो ये एक बड़ा सवालिया निशान बन जाता है कि यही ऑफिसर जो हैं, जो कि वफाकी इदारों के अंडर आते हैं, उन्होंने 2 JITs पे मुख्तलिफ JITs पे साइन क्यों किए। उनसे पूछा जाए कि आपने 2 JITs में सेम ऑफिसर के साइन कैसे है।
नबील कबूल साहब, जीआईटी में जो कुछ मंजर आम पर आया वो भी सारा आपके सामने है, हमारे भी सामने है। क्या उज़ैर बलोच अकेला ही अब ये सजा भुगतेगा, या जिन लोगों के बारे में आप भी बात कर रहे हैं, सपोर्ट करने वाले, फायदे उठाने वाले, या बैक पे रह के सारे मुफादात समेटने वाले, वो भी किसी कार्रवाई का, किसी इंसाफ का हिस्सा बन पाएंगे? आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे बड़ा दुख होगा अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि उज़ैर इस वक्त 12 साल की सजा उसको मिलिट्री कोर्ट दे चुका है और अभी उसके ऊपर काफी केसेस हैं जो कि चल रहे हैं। उज़ैर को तो मुझे पूरा यकीन है कि सजा मिलेगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश यही होगी कि जिसने उज़ैर को इतना बड़ा उज़ैर डॉन बना दिया उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, तो फिर मैं समझता हूँ इंसाफ होगा। आप देखें कि आप भी मेरे साथ जो प्रोग्राम कर रहे हैं और पिछले 5 दिनों से जो प्रोग्राम चल रहा है वो जीआईटी का उज़ैर का चल रहा है, लेकिन बहुत कम आप देखें बल्दिया फैक्ट्री के जो 260 मजदूर जिंदा जलाए गए उसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। वो मासूम गरीब लोग, मजदूर 260 लोग, जिस जमात के अंदर लोग बैठे हुए हैं, जिस जमात के लोगों का नाम लिया जा रहा है जीआईटी में, वो जिंदा जलाए गए। आज उसी जमात के लोग जो है इस हुकूमत के अलाई भी है, वफाकी हुकूमत के। तो मेरे ख्याल में ये नाइंसाफी होगी कि सिर्फ इसी जीआईटी पर हम पड़े रहें कि ये असली है, नकली है, और उन 260 लोगों को, गरीब मजदूरों को भूल जाए। बल्दिया फैक्ट्री का आपने जिक्र किया नबील कबूल साहब, कराची के हालात से आप बखूबी वाकिफ हैं। किस तरीके से बोरी बंद लाशें मिली, बल्दिया फैक्ट्री का सानिया हुआ, कराची में इफ्तिखार चौधरी साहब गए, उस वक्त जो आग और खून की बारिश की गई वो भी आपके सामने है। पिछले 40 साल की कराची की सियासी तारीख, गैंगस्टर पैदा होते रहे, गैंगस्टर बनाए जाते रहे, सारे अब भी मौजूद हैं, कई वहां से भाग चुके, कार्रवाई किसी के खिलाफ भी नहीं हुई। फिर हम आवाम को क्यों धोखा देते हैं, क्यों कहते हैं कानून और इंसाफ की हुक्मरानी होगी, तब्दीली आएगी, इंसाफ का बोलबाला होगा, जब हम सारी पॉलिसी हमारी कंप्रोमाइज्ड है? बिल्कुल आपने सही कहा, दुख इसी बात का होता है। और लेकिन हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कराची में अमन तो लेकर आए हैं। ये क्रेडिट तो जाती है कानून नाफिज करने वाले इदारों को, ये क्रेडिट जाती है हमारे पाकिस्तान रेंजर्स को भी। उन्होंने अमन तो लेकर आए कराची में, अब उनको सजा दिलाना ये जुडिशरी का काम है। जुडिशरी का हम इंतजार कर रहे हैं, बल्कि ये भी जो इतने दिनों 5 दिनों से चल रहा है, मैंने तो यही सोचा शायद चीफ जस्टिस जो है वो सो मोटो एक्शन लेंगे इस रिपोर्ट के हवाले से, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं है। तो जुडिशरी के ऊपर है कि वो एक्शन ले और सजाएं दे। सियासी जमातें जब कंप्रोमाइज करती हैं, माजी के इल्जामात भी भूल जाती हैं। आजकल भी जैसे कि आपने बात की, इस वक्त हुकूमत का हिस्सा भी है, MKM भी हिस्सा है, और जुल्फकार मिर्जा साहब, फहमीदा मिर्जा साहब भी उसका हिस्सा है। जब कंप्रोमाइज हुकूमत बनाने के लिए होगा और हुकूमतें बनाई जाएंगी कंप्रोमाइज करके, तो फिर अदालतें क्या करेंगी? 12 मई आप भूल गए हैं मलिक साहब, आप बहुत सीनियर हैं। 12 मई को खून की होली खेली गई कराची में। किसने खेला? जनरल परवेज मुशर्रफ के सबसे करीब तरीन एलाइज ने। किसने छूट दिया? उन्होंने ही छूट दिया। किसने मुक्का लहराया इस तरीके से? किसने कहा कि देखो आज मैंने अपने ताकत का मुजाहरा किया? तो अफसोस है किसके ऊपर हम उंगलियां उठाएं, किसका नाम लें। मुझे तो बड़ा दुख होता है पाकिस्तान की सूरत हाल को देख। नबील कबूल साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया कराची की सूरत हाल पे। जीआईटी रिपोर्ट अली ज़ैदी की हो या सिंध हुकूमत की हो, सवाल ये है कि क्या इस रिपोर्ट की कानूनी हैसियत का कहाँ तक होगी, इसको किस हद तक यूज़ किया जाएगा, और जिन जिन अफराद के नाम आते हैं जिनको कहा जाता है कि वो मुस्तफीद हुए, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, या महज उज़ैर बलोच को पकड़ लिया गया, सजा हुई, उज़ैर बलोच सजा पाएंगे, दुनिया से रुखसत हो जाएंगे? ये सारे जुर्म की कहानियां मुआवनत करने वाले, सरपरस्ती करने वाले, फ़ायदे उठाने वाले उसी तरीके से इस मुल्क के अंदर दंडाते रहेंगे, उसी तरीके से ये कहते रहेंगे कि माफियाज मुल्क में पॉलिसियाँ नहीं बनाने देते, हुकूमतें को काम नहीं करने देते, और हुकूमत करके 5 साल इक़्तिदार से रुखसत भी हो जाएंगे। नई आने वाली हुकूमत भी ये ऐलान करेगी कि वो अवाम को इंसाफ फराहम करेगी, कानून का बोलबाला होगा, लेकिन फिर उसके पास भी वजाहतें होंगी, दलीलें होंगी, और अवाम बेचारे यही दलीलें सुनते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे मुल्क के मुमताज़ कानूनदान इरफान कादर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान। उनसे पूछेंगे
कि इन JITs की कानूनी हैसियत क्या होती है, और जो JITs ऐसे लिफाफों में किसी के घर में पहुंचती हैं वो कौन पहुंचाता है, उसकी ज़रूरत क्यों महसूस की जाती है? क्या सिंध हुकूमत की JIT उसकी कोई कानूनी हैसियत है, या उसमें कहीं रद्दोबदल किया जा सकता है कि अली ज़ैदी साहब वफाकी वजीर, उन्हें इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि वो एक नई JIT मंजर आम पर लाएं और ये कहें कि कोई एक लिफाफे में डाल के उनको दे गया था? अब इसकी हैसियत कानूनी क्या होगी, और मुल्क के अंदर अगर ऐसे माफियाज हैं तो कानून कमजोरी क्यों दिखाता है? इस पर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। पुरा में एक बार फिर खुशामदेद तज़किरा होगा JIT मंजर आम पर आने का, और हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मुमताज़ कानूनदान साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इरफान कादर साहब। इरफान साहब बहुत शुक्रिया पुरा में वक्त देने का। इरफान कादर साहब ये बताइएगा, अली ज़ैदी साहब एक लिफाफे में मिली JIT रिपोर्ट मंजर आम पर ले आते हैं, सिंध हुकूमत अपनी वेबसाइट पर JIT रिपोर्ट लगा देती है, ये तमाशा क्या है? JIT रिपोर्ट्स जो होती हैं खासतौर पर वो तहकीकाती रिपोर्ट्स FIR का हिस्सा बनती हैं, कानून का हिस्सा बनती हैं, अदालतों में उसको पेश किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस इस्तगासे का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ टेलीविजन पर या लिफाफों में JIT रिपोर्ट्स पेश की जाती हैं, ये किस लिए तमाशा लगाएगा सारा? JIT रिपोर्ट जो है जी वो खा लिफाफे में आए, खा वो किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत मुरतब की जाए, आइदर वे वो जब तक कि उसकी स्क्रूटनी एक ट्रायल में अदालत ना करे तब तक वो जो शवाहिद हैं जो JIT रिपोर्ट का हिस्सा है उनकी कोई ऐसी कानूनी हैसियत नहीं है। उनकी कानूनी हैसियत उस वक्त बनती है जबकि तमाम वो जो फैक्ट्स हैं, जो एविडेंस है जो इकट्ठा किया गया है JIT रिपोर्ट में, जिसमें के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जिसमें ओरल एविडेंस है, उस सारे को प्रॉपरली स्क्रूटनाइज करे एक फौजदारी केस सुनने वाली अदालत, वो खा दहशतगर्दी की अदालत हो, खा वो जनरल लॉ के तहत अदालत हो, तो उसमें फिर वो क्रॉस एग्जामिनेशन भी आएगा, फिर उस डॉक्यूमेंट की हैसियत भी देखी जाएगी, फिर वो जो लोग हैं जिन्होंने ये तमाम वाकयात को होते हुए देखा है या जो गवाही दे रहे हैं इन वाकयात की कि मुझे कहाँ कहाँ से ऑर्डर मिले, फिर मैंने क्या क्या क्राइम किया, तो वो तमाम शवाहिद जो हैं फिर उसकी वो जो फैक्ट्स हैं उसकी वो रेलेवेंसी देखी जाएगी, एडमिसिबिलिटी देखी जाएगी, फिर उन पे क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, तो फिर जाके तो ये इसकी हैसियत बनेगी। जब तक ट्रायल कमेंस ही नहीं होता, ट्रायल शुरू ही नहीं होता, तो ये तो एक किस्म का बस ऐसे ही है जैसे कि आप वर्जिश करते चले जा रहे हैं लेकिन अखाड़े में आप कभी भी नहीं आते और नतीजा जो है कभी भी नहीं निकलता। तो ये चीजें जो है जब तक ये अदालत में नहीं आएंगी तब तक ये बेनतीजा रहेंगी। ये मैं समझता हूँ कि एक एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी रहेगी, और इसके लिए जरूरी है कि ये तमाम इस तरह के मामला जो हैं वो अदालत के सामने लाए जाएं, ये ऑफेंसेस, और फिर अदालत उसमें अगर किसी की सजा बनती है तो फिर उसको सजा दे। इरफान कादर साहब, JIT रिपोर्ट जो है उसको मंजर आम पे लाना बेसिक जिम्मेदारी किसकी होती है, और उसको क्या मंजर आम पर लाना जरूरी होता है, या उसे सिर्फ कानूनी जो है तकाजे पूरे करते हुए इन्वेस्टिगेशन का, FIR का और अदालतों में पेश किया जाना ही जरूरी है? देखें, ये जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं बहुत सारी तो इस तरह की कॉन्फिडेंशियल होती हैं, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस कभी भी ट्रायल पे तो जाती नहीं है, लेकिन उससे एक मैं देख रहा हूँ कि एक सियासी माइलेज जरूर लिया जाता है। और ये जो हमारा एहतसाब का अमल हो, खा इस तरह के फौजदारी केसेस के मामला हो, JIT रिपोर्ट के जरिए सियासतदानों को जरूर कोशिश की जाती है उनको डिस्क्रेडिट करने के लिए। इससे ज्यादा तो इसका कोई मकसद नहीं है, क्योंकि अगर ऑफेंसेस हुए हैं तो वहां पे तो कोई लचक नहीं होनी चाहिए, फिर तो मामले जो है वो अदालत में जाने चाहिए, केसेस जल्दी चलने चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि ना वो केसेस जल्दी चलते हैं, ना मामले जो है वो अदालत में जाते हैं, और ये तमाम जो इस तरह के शवाहिद जब आते हैं तो वो अखबारों की जीनत बनते हैं, और उससे जितना भी कीचड़ उछाला जा सकता है पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी कुव्वतों पर, और सियासी कुव्वतें खुद भी इस सारी चीज में अपने मुखालफीन जो हैं उनके खिलाफ वो अपने अपने वर्शन देते हैं, और ये दोनों तरफ से इसी तरह से मड स्लिंग चलती रहती है, लेकिन कोई भी सीरियस मामला जो है मैं देखता हूं कि वो अदालत में नहीं जाता। कहीं ऐसा तो लगता है इरफान कादर साहब, वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के माबैन ये सियासी चपकश चलती रहे, बयानबाजी चलती रहे, नंबर स्कोरिंग होती रहे, और उज़ैर बलोच पे जो असल मुकदमात हो सकते हैं,
या जो उन्होंने असल जुर्म किए उससे पर्दापोशी कर ली जाए? ये आप सही कह रहे हैं कि इस तरह की मड स्लिंगिंग इसलिए भी की जाती है कि ये जो इस तरह के लोग होते हैं बहुत सारे, वो किसी ना किसी वक्त किसी ना किसी तबके की वो उन्होंने खुशनुदी हासिल की होती है, और हर कोई चाहता है कि वो एक हद से ज्यादा ना बोलें, तो ये लोग भी फिर बहुत सारी नेम थ्रोइंग भी करते हैं। तो उसी चीज से बचने के लिए ये सिर्फ बयानबाजी होती रहती है और एक स्टेलमेट की सूरत हाल बरकरार रहती है, क्योंकि इस तरह के जो टफ नेक लोग होते हैं वो बहुत सारा यानी रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में भी रहते हैं, वो भी नेम थ्रोइंग करते हैं कि हम इस सियासतदान को जानते हैं और हम उस सियासतदान को जानते हैं, और सियासतदान जो है वो भी अपनी धमा चौकड़ी के लिए इस तरह के लोगों को अपने साथ उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं ताकि इलाके में उनकी भी एक धमा चौकड़ी जो है वो कायम रहे। और ये साल से पाकिस्तान में ये इस तरह की चीजें हो रही हैं और इन पे मैंने देखा है इवेंचुअली खामोशी इख्तियार की जाती है और असल जो वाकयात हैं वो कभी भी मंजर आम पे नहीं आते। इरफान कादर साहब, GITs में मुख्तलिफ लोगों के नाम भी मंजर आम पर आए, जो अली जैदी साहब ने बयान की, या जो सिंध जो है महकमा दाखिला की जो GIT की रिपोर्ट है, इसमें मुख्तलिफ नाम है, मुख्तलिफ सियासी किरदारों की बात भी की जाती है। क्या एक शख्स जो गिरफ्तार है उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये हतमी तौर पे कहा जा सकता है कि उसके बयान को जो उसने एक अपनी गिरफ्तारी के दौरान दिया उसी को हतमी तौर पे कबूल किया जा सकता है, कि या जब तक अदालत उसको देख के उसको ऑथेंटिक होने का जो है अदालत को सबूत नहीं मिलता और सारे एविडेंस नहीं मिलते, शवाहिद जब तक नहीं मिलते, किसी भी शख्स का नाम लेके उसको मुर्दे इल्जाम ठहरा कर उसे मुजरम करार दिया जा सकता है? देखिए, पुलिस कस्टडी में जो बहुत सारे कन्फेशन वगैरह हैं वो सारे वो इररिलेवेंट है, इसीलिए इंतजार किया जाता है कि ये मामला अदालत में जाए और अदालत की स्क्रूटनी हो। उसके बाद अगर अदालत इनको रिसीव करती है और जो भी शवाहिद इस तरह के आते हैं उनकी आया इंडिपेंडेंट मटीरियल एविडेंस से करॉबोरेशन होती है कि नहीं होती। अगर तो ये बयानात जो है इनको इंडिपेंडेंट करॉबोरेशन मिल जाए, इंडिपेंडेंट सपोर्ट मिल जाए फ्रॉम इंडिपेंडेंट एविडेंस, उसमें सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी आता है, उसमें मटीरियल एविडेंस भी आता है, उसमें और दूसरे गवाहों के बयानात भी आते हैं, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है किसी एक बंदे की इन आइसोलेशन नहीं देखी जा सकती। और अगर किसी ने कोई कन्फेशन भी कर दिया है तो उस कन्फेशन को भी इसी रोशनी में देखा जाएगा कि बाकी जो शवाहिद हैं सारे, जो क्राइम का मास्टरमाइंड है वो कौन था और ये जो शख्स है जो पकड़ा गया है इसकी क्या हैसियत है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब तक इसकी अदालत में स्क्रूटनी नहीं हो, अदालत में वो प्रॉपर प्रोसीजर जो कि कानूनी शहादत में दिया गया है वो फॉलो ना किया जाए, तो तब तक इसकी जो कानूनी हैसियत है वो कुछ भी नहीं। इरफान कादर साहब, अक्सर हमारे यहाँ देखा जाता है, जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज में भी कहा था, हम कहते हैं माफिया ताकतवर है हुकूमत से। मैं इस बात को नहीं मानता, ना हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि माफिया रियासत से ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। ये क्यों कह के जान छुड़ा ली जाती है कि जी माफियाज थे, बड़े ग्रोह थे, हुकूमत को कंप्रोमाइज करना पड़ा या हुकूमत उनके सामने घुटने टेक गई? क्या ऐसा मुमकिन है कि हुकूमत से या रियासत से बड़ा कोई ताकतवर हो सकता है? देखिए, अब ये आपने मुझे बड़ा एक मुश्किल सा सवाल कर दिया है कि एक ऐसी मुल्क में जहाँ पे कि वाकई अगर हुकूमत मजबूत हो और हुकूमत जो है वो सारी बड़ी एथिक्स पे चले और वो हर चीज जो है वो कानूनी ज़ाब्तों के मुताबिक हो, तो वहां पे तो आपकी बात ठीक है कि हुकूमत बहुत मजबूत होगी। लेकिन दुनिया का जो अब सियासी निज़ाम नजर आ रहा है वो तो अमेरिका में भी अगर हम देखें तो वहां पे भी जो लोग ज्यादा पैसे वाले हैं, हुकूमतें वो ज्यादा कंट्रोल करते हैं और जहाँ पे पैसा होता है वहां पे नेचुरली वहाँ क्राइम का आंसर भी बीच में शामिल हो जाता है। तो उस तरह की जो आइडियलिस्टिक हुकूमतें हैं जो कि शायद आप तस्वर में ला रहे हैं कि जो वाकई इतनी मजबूत होती है, उस तरह की आइडियल हुकूमतें तो फिलहाल तो मेरा ख्याल है इवन तरक्की याफ्ता ममालिक में भी इतनी नजर नहीं आ रही। वो कि वो जो उस तरह की हुकूमतें हैं तरक्की याफ्ता ममालिक में, वहाँ चेक्स ज्यादा है, वहाँ पे एथिक्स का लेवल हम लोगों से ज्यादा है, लेकिन वो एथिक्स का लेवल हम जब तक नहीं लाते, जब तक कि उस पाए के लोग हम हुकूमत में नहीं लाते और उस तरह की स्क्रूटनी हम नहीं करते, और फिर वो स्क्रूटनी करेगा कौन? अभी तो स्क्रूटनी जो है वो अनइलेक्टेड लोग कर रहे हैं, इलेक्टेड लोगों की। तो जब तक इलेक्टेड लोग खुद इलेक्टेड लोगों की स्क्रूटनी नहीं करेंगे और इलेक्शन के जरिए अच्छे लोग
जब तक चुनेंगे नहीं तब तक वो उस तरह की जो स्क्रूटनी है जिसकी के सैंक्टिटी होती है, वो सैंक्टिटी वाली स्क्रूटनी जब तक नहीं होगी तब तक हुकूमतें जो है कमजोर ही रहेंगी। लेकिन इरफान साहब, सियासी कंप्रोमाइज तो एक अलग जगह पे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ठीक है, आइडियल हुकूमतें कहीं नहीं होती, कंप्रोमाइज करना पड़ता है, बड़े बड़े ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं हुकूमतें बनाने में या हुकूमतों को सपोर्ट करने में। लेकिन जो हमारे यहाँ कल्चर है इस खित्ते की अगर हम बात करें, जिसमें हिंदुस्तान भी किसी हद तक शामिल किया जा सकता है, क्रिमिनल्स, कत्लो गारतगरी करने वाले, दहशतगर्दी करने वाले, इंसानों का कत्ल करने वाले, अपने अपने इलाकों पे कब्जे जमा के पूरे पूरे गैंगस्टर उस पूरे इलाके के फैसले को अपने हाथ में से तब्दील करने वाले, ये माफिया रियासत से ताकतवर कैसे हो सकते हैं? ये तो फिर सियासतदान हो, हुक्मरान हो या रियासती इदारे हो, कहीं ना कहीं हम कंप्रोमाइज करते हैं लोगों के साथ भी। देखें, इस तरह के जो बड़े बड़े गिरोह जब मुल्क में बन जाते हैं और उनकी आपस की जो चपकलिशियां वो चल निकलती हैं, तो ये मामलात जो हैं ये लड़ाई से कभी तय नहीं होते, ये अफाम व तफहीम से तय होते हैं। और ये अगर आप पुराने वक्तों में भी देखें, खास तौर पे फतह मक्का की तरफ भी अगर आप चले जाएं, तो जब फतह मक्का हुई थी तो उसके बाद नबी करीम के जो सबसे वर्स्ट दुश्मन थे उनको उन्होंने माफ फरमाया था ताकि आपस में अफाम व तफहीम हो सके और ये लड़ाई झगड़े जो हैं वंस फॉर ऑल इनको खत्म किया जा सके। तो अब भी ये जरूरी है कि ये जो बहुत सारे धड़ों में पाकिस्तान बटा हुआ है, हम सब इकट्ठे बैठ के डायलॉग हम बहुत कहते हैं हिंदुस्तान के साथ, तो खास तौर पे पाकिस्तान एक ही चीज कहता है कि जी हमें डायलॉग करना चाहिए और हिंदुस्तान इस पे नहीं करता। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो डायलॉग को हमें रोकना नहीं चाहिए। अगर हम ये डायलॉग को रोक देंगे और हम यही साबित करते रहेंगे कि कानून में कौन ऊपर है, तो ये इतने बड़े बड़े ग्रुप्स बन गए हैं कि ये फिर लड़ाई झगड़े नहीं खत्म होंगे। हमें एक रिकंसिलिएटरी फेज की तरफ पाकिस्तान को लेके जाना है, और ये रिकंसिलिएशन जो है ना, नेशनल रिकंसिलिएशन, ये बड़ी जरूरी है। हम शॉर्ट टर्म गेन के लिए मजाक उड़ाते हैं, ठट्ठा उड़ाते हैं नेशनल रिकंसिलिएशन का और उसको मुख मुकाओ का नाम देते हैं। ये मुख मुका नहीं है, ये मैं समझता हूँ समझदारी की चीज है, और आपस में अपने जो डिफरेंसेस हैं उनको दूर करना, खत्म करना और इस तरह के चार्टर्स बनाने जिससे कि इस तरह की मार धाड़ कत्लो गारत बंद हो। मैं समझता हूँ कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें हमारे सियासतदान भी हैं, जिसमें हमारे और इदारे भी हैं, उन सबको मिल के अफाम व तफहीम की तरफ मुल्क को लेके जाना है। और फिर ये जो इस तरह के क्राइम जो है ना, इनको खत्म करके फिर आप हुकूमत जो है ना मजबूत हुकूमत लाएं और फिर अपनी रिट वो इन्फोर्स करें। इरफान खान साहब, चलते चलते आपसे ये भी पूछते चलें कि एहतसाब जजेस की तैनाती और एहतसाब के अमल को तेज करना और ये खबरें मंजर आम पर आना कि अब शायद कोई नहीं बचेगा, एक बड़ा झाड़ू फिरने वाला है, बहुत से लोग अब जेरे ताब आएंगे, क्या आपको लगता है कि कोई एहतसाब का अमल ऐसा शुरू होने वाला है, फिर जजेस की तादाद में इजाफे से ये अमल तेज हो पाएगा? मेरे बड़े रिजर्वेशन हैं सारे एहतसाब के प्रोसेस से। मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से और आपके प्रोग्राम्स में पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि एहतसाब के नाम पे हमने हुकूमतें खत्म की हैं, हमने करप्शन खत्म नहीं की। और अब ये जो एहतसाब में एक तेजी का अमल आ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को या किसी को भी इस किस्म का बयान नहीं देना चाहिए जिससे तासुर मिले कि जैसे कि सियासी जो मुल्क का जो एक हलचल मची हुई है, मुल्क में जो सियासी तूफान कोई आने वाला है, उसमें कोई एक ग्रुप जो है वो फौकियत ले जाए, इस तरह का तासुर नहीं मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये जो अभी लेटली जो बात की है हमारे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने, तो वो तो सिर्फ 1200 केसों को देख रहे हैं और इतने वो सेंसिटिव है। 18 लाख से ज्यादा केसेस तो उनकी अपनी अदालतों में, लोअर कोर्ट्स में और हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो ये इस तरह से, और फिर जो चीफ जस्टिस हैं जिनके पास सारे केस जाते हैं, जिनके पास प्रोसिक्यूशन के केस भी आते हैं, जिनके पास डिफेंस के केस भी आते हैं, उनको ये इस तरह की बात करनी कि प्रोसिक्यूशन को जैसे तेज किया जाए, ये इंप्रेशन जाना, तो जहां प्रोसिक्यूशन की बात है वहां उनको डिफेंस के बारे में भी सोचना चाहिए। जहां पे कि लोग गुनाहगारों के खिलाफ अगर केसेस बनाए जाने हैं तो वहां पे जो बेगुनाह के खिलाफ केसेस बनाए गए हैं उस तरफ भी जाना चाहिए। तो इस तरह का बयान मैं समझता हूँ या इस तरह का कोर्ट ऑर्डर नहीं आना चाहिए जिससे कि ये इंप्रेशन मिले कि वो जो एक न्यूट्रलिटी, एक इम्पार्शियलिटी एक आला अदालत की है, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट की, वो अगर इम्पैक्ट हो तो मैं समझता हूँ वो कोई अच्छी बात नहीं है। लिहाजा ये मामला जो है, ये जजेस कितनी वैकेंसीज हैं, क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेटिवली हल होना चाहिए। इस तरह की चीजों को कोर्ट के ऑर्डर की जीनत नहीं बनना चाहिए।
थैंक यू वेरी मच इरफान काजी साहब प्रोग्राम में वक्त देने का। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। GIT अली जैदी की हो, सिंध हुकूमत की हो, और जो कुछ भी इंकशाफात सामने आए, उज़ैर बलोच की अगर स्टेटमेंट्स हों, जो उन्होंने तस्लीम किया, किसी का नाम लिया, इंसाफ का तकाजा यही है कि सबको शामिल तफ्तीश किया जाए और तमाम उन किरदारों को बेनकाब भी किया जाए जो इतने बड़े जुर्म की पुष्टपनाही करते हैं। जुर्म किसी पुष्टपनाही के बगैर हो नहीं सकता, और जब तक पुष्टपनाही ख़त्म नहीं होगी, और ये काम रियासत का है, ये काम हुकूमत का है, ये काम इदारों का है, उस वक्त तक ना हम जुर्म का खात्मा कर सकते हैं, ना हर पाकिस्तानी शहरी को इज्जत के साथ, आबरू के साथ पाकिस्तान में जिंदा रहने के लिए एक प्रॉपर माहौल फराहम कर सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या वाकई उज़ैर बलोच ने जो बातें की हैं, ये उज़ैर बलोच के हवाले से जो कुछ कहा जा रहा है, और जो किरदार जिनके नाम लिए जा रहे हैं, उन पर भी हाथ डाला जा सकेगा, या माजी की तरह उसी तरह हम कंप्रोमाइज़ करेंगे, और कंप्रोमाइजिंग कैफियत में हम देखेंगे कौन हुकूमत के साथ है, कौन हुकूमत के मुखालिफ है। उसी तरीके से ये किरदार भी अपने इंजाम को पहुंच जाएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर मेरे ख्याल में अभी पाकिस्तानी अवाम को बहुत सोचने की ज़रूरत है, और ये समझने की ज़रूरत है कि जो हुकूमत माफियाज का नाम लेके अपनी जान छुड़ा ले, उससे कम अज़ कम एहतसाब के कटहरे में ज़रूर लाया जाना चाहिए। उससे पूछा जाना चाहिए कि अगर माफियाज मौजूद हैं तो फिर हुकूमत किसका काम है? माफियाज ख़त्म करना हुकूमत का काम है, अवाम का नहीं। एक कलमकार का, एक सहाफ़ी का, या एक आम पाकिस्तानी शहरी का, एक निहत्ते शहरी का काम नहीं है। ये कानून नाफज करने वाले इदारों का काम है या फिर हुकूमत का काम है। नहीं हो सकता तो इस काम को छोड़ दीजिए, किसी और को करने दीजिए, इसलिए कि माफियाज ताकतवर का नाम देके आप आवाम से उनके मसाइल हल करने से जान नहीं छुड़ा सकते हैं। ये आज का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।